हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। नया चैप्टर्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये चैप्टर्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस चैप्टर का शुरुआत होता है एक क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लाइट, इज़ इट रे, इज़ इट वेव और इज़ इट पार्टिकल्स। इसका नेचर क्या है। कुछ फेनोमेना ऐसा होता है जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के सहारे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ फेनोमेना ऐसे भी होते हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, और कई सारा फेनोमेना है जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के सहारे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए वेव ऑप्टिक्स का सहारा लेना जरूरी है। और कुछ फेनोमेना ऐसा भी होता है जिसको हम लोग ना ही रे ऑप्टिक्स और ना ही वेव ऑप्टिक्स के सहारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एक नया थ्योरी लाना पड़ेगा। वो क्या है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट को एज ए वेव नहीं माना जाता है, यहाँ पे माना जाता है कि लाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वो फेनोमेना है जिसे हम लोग इस थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी इस दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग इसको जानते हैं कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है वो भी देखेंगे, और उसके बाद जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। यानी जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है, गिरता है, तो मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। ये जो फेनोमेना है इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही पता चल रहा है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइट एनर्जी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मेटल सरफेस, मेटल्स कोई भी मेटल्स है या कोई भी मेटल, आयरन, निकल्स, कोबाल्ट, एनीथिंग, उसके ऊपर अगर कोई लाइट गिरता है, कोई भी लाइट गिरने से नहीं होगा, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, ठीक है, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर गिरता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाएगा। ये जो फेनोमेना है इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको देख लेते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब है जिसके अंदर थोड़ा सा जगह है लाइट अंदर जाने का, और यहाँ पे दो प्लेट्स है, एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। ये जो प्लेट है, मेटल है, उसके ऊपर लाइट गिर रहा है, ऐसे आके गिर रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो हम लोग आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं एक नया मेथड से। कैसे? हम लोग इस दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, एक बैटरी, और यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक करंट बहेगा, जिसके लिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, और हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे करंट बह रहा है। यहाँ पे करंट बह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन हुआ था, क्योंकि ये तो गैप है, तो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और वो यहाँ पे आया, इसीलिए करंट सर्किट कंप्लीट हुआ। तो अगर यहाँ पे करंट मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पे गिराया जाता है, और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसका करंट कितना होता है, पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए करंट कितना होता है, वो हम लोग अलग अलग केस में स्टडी करते हैं। कभी हम लोग फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, कभी हम लोग इंटेंसिटी बदलते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और एक है इंटेंसिटी, दोनों का मीनिंग्स अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर्स। वी नो दैट न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ओके, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है तो लैम्डा घट जाएगा, ठीक है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पर्टिकुलर कलर की लाइट। जैसे कि रेड कलर का लाइट होता है, उसका जो वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ब्लू कलर से अलग होता है। अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है। सो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग उसका कलर चेंज नहीं कर रहे हैं,
ओके। और दूसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अलग है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनके इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं। फोटोन्स क्या है वो बाद में हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग समझ रहे हैं इंटेंसिटी मतलब क्या होता है। जैसे एक डिम लाइट होता है, उसका इंटेंसिटी कम होता है, उसका इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, लाइट ज़्यादा हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदला है, वो रेड लाइट ही है लेकिन उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो टर्म है, एक फ्रीक्वेंसी और एक इंटेंसिटी। तो अलग अलग हम लोग इंटेंसिटी चेंज करेंगे लाइट का, और फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ पे कई सारा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि इसको वेव थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसका जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो है इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ। ओके, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ विथ डिफरेंट इंटेंसिटी एंड वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो उस ग्राफ्स को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्योंकि करंट का सिंबल आई होता है और इंटेंसिटी का भी आई, तो इसीलिए इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल आई में डिनोट करेंगे और स्मॉल आई के इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट। ओके, तो एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी तो क्या होगा, करंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशंस। जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लाइट का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। हम लोग अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट लेंगे, सेम कलर का, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, और देखेंगे कि वी आई ग्राफ कैसे होगा। तो नॉर्मली जो ग्राफ होता है वो ऐसा होगा, ऐसे। ओके, अगर हम लोग इंटेंसिटी को बदल देते हैं, मतलब इंटेंसिटी हाई कर देते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। और इंटेंसिटी बदलते हैं तो और बढ़ जाएगा। ये एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए है, ये एक पर्टिकुलर, जहाँ पे क्या है I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, मतलब इंटेंसिटी हम लोग बदल रहे हैं तो इसका करंट क्या हो रहा है, बदल रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में करेंगे कि कैसे ग्राफ होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम इजीली कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाएंगे, मतलब पोटेंशियल जितना बढ़ाएंगे करंट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल में भी कुछ करंट है। ठीक है, जीरो पोटेंशियल में भी कुछ करंट है, तो उसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड में पोटेंशियल देना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या होगा, ये सब ऐसे ग्राफ होगा। ये तीनों ग्राफ एक ही साथ मीट हो रहे हैं, और ये जो पोटेंशियल लगता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में, पर जीरो पोटेंशियल में इसका कुछ करंट होता है, उसको जीरो बनाने के लिए, मतलब करंट को स्टॉप करने के लिए ऑपोजिट साइड में नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है। तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है उसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और उसका कारण भी हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। थर्ड जो ग्राफ है वो क्या है, थर्ड ग्राफ को देख लेते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ, बट विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हम लोग इंटेंसिटी नहीं बदल रहे, फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, मतलब अलग अलग कलर ले रहे हैं। एक बार ब्लू ले रहे हैं, एक बार वो रेड ले रहे हैं, येलो ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा ग्राफ, एक फ्रीक्वेंसी के लिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी ν1 है, इसका ν2 है, इसका ν3 है, मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोग बदल रहे हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि हम लोग इंटेंसिटी नहीं बदल रहे हैं, तो ये जो मैक्सिमम करंट है वो सेम है तीनों के लिए, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो रहे हैं। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा देते हैं, कौन सा फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट जो पड़ रहा है, गिर रहा है मेटल के ऊपर, उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब नेगेटिव साइड में और ज़्यादा
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो जाके हम लोग इसका करंट जीरो कर पाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बाद में देखेंगे। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो फैक्टर्स है ये सरप्राइजिंग है, इसको नॉर्मली हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो आइंस्टाइन क्या किया था, आइंस्टाइन वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कोई, तो उसी टाइम में क्या किया, पार्टिकल थ्योरी को यूज़ करके इस सारी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया था। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे कि आइंस्टाइन कैसे उसको एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन ने क्या सोचा, आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट इज़ नॉट अ वेव, इट्स अ पार्टिकल्स। लाइट क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल आ रहा है, वहाँ से लाइट आ रहा है, मतलब कई सारा पार्टिकल आके गिर रहा है। एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैज़ एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है उसका एनर्जी कितना है, एच मल्टीप्लाइड बाई न्यू। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और ये जो पार्टिकल्स है इसका नाम क्या है, फोटोन्स। लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका नाम फोटोन है, और वो लाइट का वेलोसिटी जितना होता है उसी वेलोसिटी में मूव करता है, सी वेलोसिटी में। ओके, तो जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितना है, ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ लाइट विच यू कॉल एज अ फोटोन हैज़ एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। एच इज़ अ कॉन्स्टेंट नोन एज प्लैंक कॉन्स्टेंट, बाद में पढ़ेंगे। और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, मतलब जो फोटोन्स है, फोटोन्स का एनर्जी, लाइट का अंदर जो पार्टिकल्स है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, उसका एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसका अंदर जो मेंबर्स है, फोटोन्स है, उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लाइट से वहाँ से आ रहा है, लाइट आ रहा है मतलब 1000 फोटोन आ रहा है, तो 1000 फोटोन आ रहा है मतलब उसका एनर्जी कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू। ओके, तो वो कैसे एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने क्या बोला, देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो मेटल सरफेस है, मान लेते हैं ये मेटल सरफेस है, इसमें क्या हो रहा है, लाइट आके गिर रहा है ऐसे, एच न्यू एनर्जी का लाइट आके गिर रहा है। तो ये जो एच न्यू एनर्जी का लाइट आके गिर रहा है, मतलब लाइट मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो गिर रहा है। हर एक फोटोन्स का एनर्जी एच न्यू है, वो आके क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर रहा है, क्योंकि मेटल्स मतलब इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एनर्जी को गेन कर लेगा और वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर बंधा हुआ है, क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि वो आसानी से बाहर नहीं जा सकता है, तो उसके लिए बाहर जाने के लिए एक एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो उसके लिए जो एनर्जी का ज़रूरत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसे समझने से पहले वर्क फंक्शन को समझ लेते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, कोई भी मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं मेटल्स है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये अगर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके दोबारा क्या होगा, वापस ले आएगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर फ्री है, लेकिन मेटल के बाहर नहीं भाग सकता है। जैसे भी भागने की कोशिश करेगा वो वापस दोबारा अंदर आ जाएगा। क्यों, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि मेटल सरफेस के अंदर या फिर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं सकता, उसको भागने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, वो बंधा हुआ है मेटल के साथ। वो जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जितना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शंस। ओके, व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। कोई भी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसे हम लोग वर्क फंक्शन बोल सकते हैं। वर्क फंक्शन का और एक नाम हो सकता है, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRESOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक नाम हो सकता है कट ऑफ एनर्जी, इसे याद रखना बहुत ही आसान है। कट ऑफ मतलब क्या होता है, पासिंग एनर्जी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का भागना है तो इतना तो कट ऑफ मार्क्स चाहिए, इतना कट ऑफ एनर्जी चाहिए। ओके, तो तीनों एक ही नाम है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कट ऑफ एनर्जी, तीनों एक ही चीज़ है। मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए इसे भागने के लिए, वो है वर्क फंक्शंस। ओके, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, अलग अलग मेटल का अलग होता है। इसका सिंबल क्या होता है, फाई।
कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी किसी बुक में W0 यूज़ करते हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात है कि ये जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शंस। कोई मेटल्स आयरन से भागने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, कॉपर से भागने के लिए अलग एनर्जी चाहिए। सो वर्क फंक्शन का वैल्यू मेटल वाइज अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे H न्यू एनर्जी का लाइट यहाँ पे गिर रहा है, ओके, नॉट लाइट, फोटोन। जो लाइट गिर रहा है उसके अंदर कई सारा फोटोन्स है और ईच एंड एवरी फोटोन का एनर्जी कितना है, H न्यू। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर H न्यू का एक फोटोन आके गिरा, तो इसके ऊपर इसका कितना एनर्जी मिल गया, H न्यू एनर्जी मिल गया। अब H न्यू एनर्जी तो मिल गया, अब ये यहाँ से भाग पाएगा क्या, भाग पाएगा। उसका कंडीशन क्या है, उसका जो H न्यू है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ से भागने के लिए उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऊपर उसको जो पैसा मिलेगा, जो यहाँ पे एनर्जी मिलेगा, उसका वैल्यू जो टैक्स देना है उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब गेट में उसको निकलने के लिए एक टैक्स चाहिए, तो उसके पास उससे ज़्यादा मनी रहेगा तो ही निकल पाएगा। अगर टैक्स लगता है 20 रुपीज़, उसके पास है 10 रुपीज़, तो वो नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब ये तभी निकल पाएंगे जब क्या होगा, H न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 5 से ज़्यादा या फिर बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा होने से नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब ये जो फोटोन है, फोटोन का एक पर्टिकुलर एनर्जी होना चाहिए, जिस एनर्जी का वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर कट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/h। इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कितना होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख सकते हैं इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी, जो लाइट आके गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इस इतना से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इंसिडेंट जो लाइट है उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होना चाहिए जिसे हम लोग कट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसका नाम है 5। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 5/h, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, दिस h का अंतर है, इक्वल्स टू H न्यू। तो कट ऑफ एनर्जी को अगर h देके डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, so frequency must be greater than 5/h, so this is known as cut off frequency, cut off और threshold frequency कितना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग न्यू नॉट नाम देते हैं, 5/h, मतलब द न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नॉट। एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाने के लिए हम लोगों को जो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होना होगा। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी लाइट आके गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक मेटल के लिए एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट आके गिरना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा गिरना चाहिए, उससे कम होने से नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग लाइट हम लोग कोई भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइट, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दे पाएगा। ओके, तो ये अगर H न्यू का लाइट यहाँ पे गिरता है और 5 टैक्स देना पड़ता है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका एनर्जी कितना होगा, उसका एनर्जी जो होगा H न्यू माइनस 5 होगा। ये होगा एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से टैक्स देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका कितना एनर्जी बचेगा, टोटल H न्यू आके गिरा, H न्यू मिल गया उसको, 5 टैक्स लगा तो 5 उसको घटा देते तो बाकी जो बचेगा वो उसके पास रहेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू H न्यू माइनस 5। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी इतना हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मेटल है इसका तो एक विद है, कोई इलेक्ट्रॉन एकदम नीचे है, तो उसको H न्यू एनर्जी तो मिला, लेकिन वो गेट से जब निकलेगा तो उसको इतना टैक्स तो देना ही है, लेकिन उसके अंदर ही वो कुछ एनर्जी खो देगा, क्योंकि उसके अंदर वो यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आएगा
तो ईजिली आसानी से भाग नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कई सारा आयोन्स है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो वो लैटिस के साथ इधर उधर धक्का लगेगा उसका, और उसका एनर्जी डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसका एनर्जी कुछ खत्म हो जाएगा। फिर गेट में जाकर तो टैक्स लगाना ही पड़ेगा फाई। इसका मतलब ये नहीं कि फाई टैक्स देने के बाद वो इतना पूरा पूरी बच जाएगा। उसके पास 50 रुपये मिला, 10 रुपये टैक्स देना है यहाँ पे गेट में, लेकिन वो इधर उधर आते आते कुछ गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एच न्यू जो है वो फाई से ज़्यादा होने से फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा, होगा, लेकिन क्या होगा, एकदम ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, एकदम ऊपर में सरफेस में, जिसको और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिस सरफेस में है, तो वो सिर्फ सरफेस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को सिर्फ फाई एनर्जी का ज़रूरत है टैक्स। लेकिन जो अंदर वाला है वो इधर उधर धक्का दे के कुछ एनर्जी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, और उसका मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है, मैक्सिमम एनर्जी इतना हो सकता है के मैक्स एच न्यू माइनस फाइव। सो एच न्यू माइनस फाइव जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी हम लोग नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है। मतलब एच न्यू अगर 5 से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, लेकिन एच न्यू माइनस फाइव एकदम मोस्ट इकोनॉमिक, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको टैक्स दे रहा है 5, और बाकी जितना बचेगा वो कितना होगा, इतना बचेगा, और वो क्या होगा, के मैक्स होगा। इसे हम लोग अगर के लिखेंगे तो वो गलत होगा। के इसका जो वैल्यू है वो 0 से लेके इतना तक कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है या फिर इतना हो सकता है। एकदम सरफेस में जो है उसका इतना होगा, और अंदर वाला के क्या होगा, उससे कम ही होगा, 0 भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको इक्वेशन में के नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, के मैक्स। मतलब एकदम सरफेस में जो है जिसको सिर्फ गेट में टैक्स देना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो वो क्या होगा, सिर्फ टैक्स को छोड़ के बाकी जितना बचेगा वो पूरा पूरी उसके बाद बचेगा, और वही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलता है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ओके, वेरी सिंपल्स। एच न्यू आया, फाइव टैक्स दिया, बाकी जो बचा वो के मैक्स काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज एच न्यू माइनस फाइव। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। ओके, तो और एक चीज़ है कि 5/h वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से 5 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हम लोग लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस, एक इक्वेशन है। मतलब ये जो मेन इक्वेशन है इसको मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मतलब क्या है, सी बाई न्यू नॉट इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और क्या हो सकता है, यहाँ पे के मैक्स था, के मैक्स है, इसकी जगह हम लोग हाफ एम वी मैक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। इसको यहाँ पे डाल देंगे तो और एक इक्वेशन मिल जाएगा, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो कई तरीके से इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कई तरीके की इक्वेशन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। और एक इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। मान लेते हैं कि ये एक सेटअप, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग देखे थे, यहाँ पे ऐसे एमीटर था, यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए, यहाँ पे लाइट आके गिर रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जो यहाँ पे पहुँच रहा था करंट बना रहा था। पहले केस में हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डाले थे ताकि ये अट्रैक्ट हो और करंट बढ़े, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑपोजिट साइड में पोटेंशियल दे रहे हैं, उसको जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ेगा और यहाँ पे पॉजिटिव, ताकि ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको रिपल करे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचने ना दे, सो दैट द करंट बिकम जीरो। और पोटेंशियल हम लोग बढ़ाते रहेंगे, ये क्या है, वेरिएबल पोटेंशियल। एक टाइम ऐसा आएगा, इतना पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा अपोजिट साइड में कि ये इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, उससे पहले ही उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और कोई भी करंट यहाँ पे नहीं रहेगा। वो जो पोटेंशियल है अपोजिट साइड में, जितना पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। तो मान लेते हैं कि करंट Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो Vs पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस जगह का पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं कि Vs है।
और इसका क्या है 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइड में 3 और उस साइड में 0, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो इसके साथ ये है तो इसका भी पोटेंशियल Vs है, इसका पोटेंशियल 0 है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकला, वो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते एकदम इसके करीब जाएगा, लेकिन वो पहुँच नहीं पाएगा, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो निकल रहा है उसका तो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो जोर से भाग रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट साइड में हवा बह रहा है, तो वो जाते जाते क्या होगा, स्लो हो जाएगा। मतलब एक नेगेटिव पोटेंशियल है, वो एज ए पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ वहाँ पे अपोजिशंस हैं। तो यहाँ तक यहाँ जाने के लिए क्या होगा, उसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या एनर्जी डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हम लोग यहाँ से एनर्जी कंजम्पशन लगा सकते हैं। सो अगर हम लोग एनर्जी कंजम्पशन लगाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी सेम होगा। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी है kmax काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो कम एनर्जी है वो तो पहुंच नहीं पाएगा, जो मैक्सिमम है वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसे देख के हम लोग पकड़ रहे हैं। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल Vs, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का -e, सो -e इंटू Vs इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा -e मल्टीप्लाइड बाई 0, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकलेगा, के मैक्स का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा E इंटू वी एस। अब यहाँ पे और इक्वेशन आ गया, ये जो के मैक्स का वैल्यू निकला वो E इंटू वी एस है, तो वो उसको यहाँ पे डाल देंगे तो अलग अलग इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब इसके जगह भी हम लोग E इंटू वी एस डाल सकते हैं, इसके जगह E इंटू वी एस, E इंटू वी एस, तो ये भी एक इक्वेशन बन गया H - 5 = E इंटू वी एस, यहाँ पे भी इक्वेशन मिल जाएगा E इंटू वी एस। तो कई तरीके की इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन लगा रहे हैं, मतलब इस प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ तक पहुँचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होकर 0 हो जाएगा, और उसके बदले क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में था, यहाँ पे 0 हो गया तो इंक्रीज होगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था E इंटू वी एस, माइनस E इंटू वी एस, मतलब उसका वैल्यू मान लेते हैं -3, वो बढ़ के क्या होगा 0 हो गया, -3 से 0 हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी कोई भी वैल्यू था 5 से 0 हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो सेम रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। वहाँ से ये निकला और इसको डाल देंगे तो कई सारा इक्वेशंस मिल जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल इक्वेशन है उसे याद रखना है कि H न्यू एनर्जी का लाइट आके मेटल में गिर रहा है, फाई उसको टैक्स देना पड़ रहा है जो कि वर्क फंक्शन है, उसको भागने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, उसको डिडक्शन कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो होगा, जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास उतना रहेगा सेविंग, तो वो क्या रहेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी।